वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है गवर्नर्स कंडक्ट एंड अ जजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमने क्या बात करी गई है, ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आगे कभी भी गवर्नर के कंडक्ट पे बात नहीं करी गई है कि उनके पास क्या टाइम लिमिट रहेगी चीज़ों पे डिस्कशन करने की, मतलब चीज़ों पे बिल्स पे एक्शन लेने की। वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते थे तो सेंटर के अकॉर्डिंग रूलिंग करते थे या क्या करते थे। तो आज उस चीज़ पे बात है कि क्या उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या उनका कंडक्ट रहना चाहिए और कैसे सब चीज़ें चलनी चाहिए। तो अब इस बारे में बात करी गई है। अभी ये क्या रिसेंटली ये मतलब हुआ किस लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट दी इसके रिलेटेड कि उनके पास कितना टाइम होना चाहिए बिल को असेंड देने में, डिक्लाइन करने में, वापस भेजने में या फिर प्रेसिडेंट को आगे कंसिडरेशन के लिए भेजने में। अभी क्या हुआ, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गई इस केस को कि हमारे तो काफ़ी टाइम से 2020 से बिल्स पड़े हैं, वो अभी तक पास ही नहीं हुए हैं, उन पे गवर्नर ऐसे इतना डिलेड एक्शन ले रहे हैं कितने ही बिल्स पे, तो वो चीज़ें पास कैसे होंगी। तो व्हाट वाज गवर्नर्स रोल इन द डिस्प्यूट। तो अब क्या था, जैसे ही मतलब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो जो दो बिल्स अभी थे वो प्रेसिडेंट को रेफर कर दिए गए, साथ ही साथ असेंबली ने 10 बिल्स फिर से रीपास करे, फिर गवर्नर के पास गए, गवर्नर ने उन सबको भी प्रेसिडेंट को फिर से रेफर कर दिया। प्रेसिडेंट ने एक को असेंट तो दे दिया, 7 को रिजेक्ट कर दिया, 2 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या था कि क्या गवर्नर इंडेफिनाइट टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, और कोर्ट ने इस चीज़ पे कहा कि नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैलेंस है वो उससे हिलता है। अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर के पास 3 चॉइसेस हैं कि या तो वो बिल को एक मतलब यस कर दें, या मतलब अपना रिजेक्ट करके और वापस बिल जो है असेंबली को भेज दें, या फिर बिल जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लें। पर कोई भी पॉकेट वीटो यानी कि इनडेफिनाइट इनएक्शन का कोई भी स्कोप नहीं है कि मतलब बस अपने पास लेके बैठे हैं जी, अब कुछ कर ही नहीं रहे हैं उस पर। आर्ग्यूमेंट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स रिबेटल। तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं जी, गवर्नर के पास तो ऑप्शन है, उनकी डिस्क्रिशन है कि अब वो बिल को जितने मर्जी टाइम के लिए अपने पास रख के बैठें। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो ड्राफ्ट आर्टिकल बना था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि इन हिज डिस्क्रिशन होगा, पर लेकिन जब वो एक्चुअल में आया तो उसको हमने इन हिज डिस्क्रिशन वर्ड को हटा दिया गया था उस ड्राफ्ट आर्टिकल से, जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और गवर्नर्स, इससे पता चलता है कि जो गवर्नर्स हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही एक्ट करना होगा, एक्सेप्ट द फ्यू केसेस जहाँ पर जैसे कि हाई कोर्ट का पावर्स पे इफेक्ट पड़ रहा हो, या प्रेसिडेंट के असेंट मैंडेटरी हो, या फिर जो बिल है वो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा हो। जुडिशियल, और हर केस में, चाहे उसमें अब ये वाले 3 केसेस भी हैं या कोई भी कंडक्ट जो गवर्नर का है, उसमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। गवर्नर पे पर्सनली जो है वो आर्टिकल 361 उन्हें प्रोटेक्ट करता है, पर उनके एक्शंस को नहीं। तो कोर्ट कभी भी रिव्यू करके ओवररूल कर सकते हैं कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट। सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल डिसीजन यही रहा कि जो गवर्नर का कंडक्ट है इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उनको रिट ऑफ मैंडेमस देने की बजाय उन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो आर्टिकल 141 की पावर्स को लागू करते हुए जो 10 के 10 बिल्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, मतलब उनको असेंट दे रहा है, जब से वो गवर्नर के पास दोबारा से प्रेजेंट करेंगे तब से। वाई दिस जजमेंट मैटर्स, क्योंकि इससे ये गवर्नेटोरियल अथॉरिटी को मिसयूज को प्रिवेंट करता है। गवर्नेटोरियल मतलब रिलेटेड टू गवर्नर्स, एंड गवर्नर का जो बताता है गवर्नर्स को कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर्स नहीं है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, और कैसे डेमोक्रेटिक मैंडेट्स की इम्पोर्टेंस समझी जानी चाहिए। तो लार्जर मैसेज यही है कि गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उन्हें अपहोल्ड करनी पड़ेंगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है सेविंग ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ऑफ सीड्स। इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जैसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारा जो ग्रेन्स का बैंक है या फिर जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे।
तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि जो सीड्स अब जो आ रहे हैं उनको क्या होता है कि फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए होते हैं, पानी ज़्यादा चाहिए, या मतलब उनकी ऐसी सब प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स थे वो दूसरी तरफ जो थे वो क्लाइमेट रिजिलिएंट थे। मतलब उनको क्लाइमेट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था, न्यूट्रिशियस थे और सिग्निफिकेंट थे कल्चरली भी। वाई आर ट्रेडिशनल सीड्स वैनिशिंग? अब ट्रेडिशनल सीड्स का जो है वो वैनिश होने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है फूड सिस्टम के। तो पहला रीज़न जो आता है ना कि मार्केट डिमांड और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो हैं। अब इसमें क्या केस है कि जो ज़्यादा इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो मोस्टली अननोइंगली, पर लेकिन वो लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल सीड्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो खुद जाके उस चीज़ की वो डालते ही नहीं है कि हमें वो चाहिए उनके रिलेटेड, मतलब वैसा वाला खाना चाहिए। जब वो उस खाने के रिलेटेड डिमांड ही नहीं आएगी तो फार्मर्स उन्हें ग्रो ही क्यों करेंगे? क्योंकि खुद हम मार्केट में जाके नहीं मांग रहे हैं ना कि हमें वैसा खाना चाहिए। जब हम सुपरमार्केट्स में जाके या गवर्नमेंट जो है के जो फूड प्रोग्राम्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो हाई यील्डिंग राइस वीट को जब फेवर कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेसिलिएंट ग्रेन्स मिलेट्स पल्सेस या इंडिजीनियस राइस वैरायटीज़ हैं उनको जब हम फेवर ही नहीं कर रहे हैं तो कोई डिमांड ही नहीं ग्रो हो रही है। जब डिमांड नहीं ग्रो होगी तो अपने आप फार्मर्स उसको ग्रो ही नहीं करेंगे। सेकेंड इशू आ जाता है कि जो हाइब्रिड सीड्स है ना वो मास प्रोड्यूस्ड होते हैं तो वो कमर्शियली बेचे जाते हैं, पर जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो कम्युनिटी एक्सचेंज पे या लोकल कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। और इस और इंडिया के पास वेल फंडेड कम्युनिटी सीड बैंक्स ही नहीं है जो उसके लिए चाहिए हमें। नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी हाई यील्डिंग क्रॉप्स को ही प्रमोट कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी और रिजिलियंस को कोई इतना देख ही नहीं रहा है। अब कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि ओडिशा का मिलेट मिशन है, उसने अटेम्प्ट किया इस चीज़ को चेंज करने का कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और पर जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स है वो अभी भी उसको कैचअप नहीं कर पाए हैं, तो वो भी अभी इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, ऑल्दो ओडिशा मिलेट मिशन ने इस चीज़ की कोशिश करी। नेक्स्ट हमारे पास इशू आ जाता है R&D बायस। तो अब एग्रीकल्चरल जो रिसर्च प्रायोरिटीज़ है ना वो भी यील्ड की तरफ ध्यान देती हैं, ना कि जेनेटिक डाइवर्सिटी और क्लाइमेट अडेप्टेशन पर। ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स में हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि MSSRF जो है उन्होंने 30 ईयर्स से काम कर रहे हैं कि हम इंडिजिनियस सीड्स को सेव कर सकें। फिर जो ट्राइबल एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है ओडिशा का, वो उसने नेशनल कंसल्टेशन लगा रखा है टू डेवलप अ रोड मैप फॉर रिजिलियंट सीड सिस्टम्स। फिर वे फॉरवर्ड बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है कि हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फार्मर्स का नॉलेज और राइट्स। कम्युनिटी सीड बैंक नेटवर्क्स के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव लोकल सीड सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा थ्रू MSPs या मार्केट सपोर्ट अगर वो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को ग्रो करें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग खुद जाके डिमांड करें, मतलब किचन्स यानी कि मतलब किचन्स जाके डिमांड करें, यानी कि हाउस होल्ड जाके डिमांड करें मार्केट्स में कि हमें ये चीज़ चाहिए। अपने आप वो जब सब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई आएगी, फिर फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करना शुरू करेंगे, वो चीज़ें उगनी शुरू होंगी, तो अपने आप वो एक साइकिल जो है ना वो चलेगा। ट्रेडिशनल क्रॉप्स को हम प्रमोट करें इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, देन सपोर्ट पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, लॉन्च अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग कैंपेन्स टू एजुकेट कंज्यूमर्स। तो फाइनल मैसेज यही है कि हमें इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी विद सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस, और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो क्या करेंगे, वही हमारी फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंश्योर कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ फार्म से नहीं है बट मार्केट्स में, पॉलिसीज़ में और कंज्यूमर चॉइसेस में भी हैं। अगर हम जाके डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस चीज़ को फेवर कर रही है, गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए MSPs प्रोवाइड कर रही है या फिर उस चीज़ में फंडिंग डाल रही है कि हाँ ये जो सीड बैंक्स हैं वो बन सके, जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो उस चीज़ के रिलेटेड होंगी तभी फार्मर्स को वो मिलेगा ना, एक उनको भी रे ऑफ होप मिलेगी कि हाँ अगर हम इनको ग्रो करेंगे
तो हमें फ़ायदा होगा। तो जब उन ऑब्वियसली कोई भी बंदा काम ऐसे फ्री में तो कर नहीं रहा है, पैसे मिलेंगे तो वो कर रहे हैं, तो इट वुड बी गुड। थैंक यू।